हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस की स्थापना। यह संस्था अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रवाद की पहली सुनियोजित अभिव्यक्ति थी। कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका के राजनीतिक इतिहास की देन है, जिसका अर्थ है व्यक्तियों का समूह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एक सेवानिवृत्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी एओ ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 में की गई। उन्होंने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास का दौरा करने के उपरांत भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित करने की घोषणा की, किंतु वहां हैजा फैलने के कारण यह आयोजन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई ग्वालिया टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। बम्बई के पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें अधिकांश पत्रकार व वकील थे। इसमें सर्वाधिक सदस्य 38 बम्बई प्रांत से थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। इसके सचिव एओ ह्यूम थे। इसके प्रमुख सदस्यों में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, आनंद मोहन बोस व रमेश चंद्र दत्त थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन का दूसरा सम्मेलन उसी समय आयोजित होना था। 1886 में इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। सर सैयद अहमद खां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं थे व बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस सदस्य होते हुए भी कभी इसके अध्यक्ष नहीं चुने गए। अब बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना से संबंधित विवाद व मत के विषय में। सबसे पहला है सुरक्षा कपाट का सिद्धांत यानी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, जो लाला लाजपत राय ने 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में प्रस्तुत की थी। इसके अनुसार कांग्रेस ब्रिटिश वायसराय डफरिन के प्रोत्साहन पर ब्रिटिश हितों के लिए स्थापित एक संस्था है जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। कांग्रेस की स्थापना के पीछे वह दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, जिससे भारतीय जन में पनपते असंतोष व विद्रोह की भावना को नियंत्रित किया जा सके। उनका मानना था कि तत्कालीन वायसराय डफरिन के परामर्श पर ह्यूम ने इस संगठन को जन्म दिया। क्योंकि ह्यूम एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, तो इसलिए उनका जो विश्वास था वो शुरू में कांग्रेस में नहीं बन पाया। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत की मत के अनुसार डफरिन के निर्देश पर ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि 1857 की क्रांति की विफलता के बाद भारतीय जनता में पनपता असंतोष किसी भी रूप में उग्र रूप धारण न करे और असंतोष के इस वाष्प को बिना खतरे के कांग्रेस रूपी सुरक्षा वॉल्व से बाहर निकाला जा सके। लाला लाजपत राय के अनुसार ह्यूम को इस बात का विश्वास हो चला था कि भारत में शीघ्र ही भयंकर विस्फोट होने की संभावना है, जिससे ब्रिटेन का भारतीय साम्राज्य विनष्ट हो जाएगा। उन्होंने अपने यंग इंडिया में एक लेख में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आजादी हासिल करने से कहीं ज्यादा यह था कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पर आसन्न खतरों से उसे बचाया जा सके। कांग्रेस के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के पहले स्थान पर थे और भारत के हित दूसरे स्थान पर। कोई यह नहीं कह सकता था कि कांग्रेस अपने उस आदर्श अंग्रेज जो कि शुरुआत में कांग्रेस का आदर्श था अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति निष्ठा के प्रति ईमानदार नहीं रही है, तो यह मानना बहुत मुश्किल था। तो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के प्रत्युत्तर में कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम का तड़ित चालक के रूप में प्रयोग किया। दूसरा है तड़ित चालक सिद्धांत, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के दस्तावेज के आधार पर प्रतिपादित एक सिद्धांत है। इसके अनुसार भारतीय बुद्धिजीवियों ने ह्यूम का उपयोग भारतीय हितों के लिए किया, न कि ह्यूम ने भारतीय नेताओं का प्रयोग ब्रिटिश हितों के लिए किया। अंग्रेजी सरकार कांग्रेस की स्थापना को संदेह की दृष्टि से देखती और इसे सरकारी नीतियों का शिकार होना पड़ता, किंतु एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी के संस्था से जुड़ने के परिणाम स्वरूप यह सरकारी कोपभाजन यानी दमनात्मक कार्यवाही का शिकार होने से बच गई। तो उनका जो कांग्रेस समर्थक थे उनका कहना था कि उन्होंने ह्यूम का उपयोग भारतीय हित के लिए किया, ना कि ह्यूम ने उसका प्रयोग ब्रिटिश हित के लिए किया।
तीसरा है भारतीय अभिजात वर्ग की आकांक्षाओं का मूर्त रूप। विचारधारा का प्रतिपादन करने वाले इतिहासकारों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अभिजात्यवादी चरित्र को उजागर किया। जातीयवादी यानी विशिष्ट गुण, उच्च बुद्धि, धनवान, शक्तिवान, उल्लेखनीयता, विशेष कौशल या अनुभव के रूप में माने जाने वाले एक व्यक्तियों का विशिष्ट समूह को कहा जाता है। तो इतिहासकारों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अभिजात्यवादी चरित्र को उजागर किया और इसे ऐसे सत्ता लोलुप, नौकरी के भूखे, कुंठित व निराश व्यक्तियों का आंदोलन कहा जिनका उद्देश्य अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कांग्रेस का उपयोग एक साधन के रूप में करना था। अखिल भारतीय संस्था की आवश्यकता की अभिव्यक्ति। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त नवोदित मध्यम वर्ग की रुचि केवल समाज सुधार में थी। यही कारण था कि 1857 के विद्रोह के समय राजनीतिक चेतना से रहित इस वर्ग की सहानुभूति ब्रिटिश सरकार के साथ थी, किंतु 1870 ईस्वी के दशक में औपनिवेशिक शोषण तंत्र के विषय में उनकी समझ बेहतर हुई और दादा भाई नौरोजी ने अपना लेख ब्रिटिश डेब्ट टू इंडिया लिखकर धन की निकासी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। इसी राजनीतिक चेतना के प्रस्फुटन ने देश के विभिन्न विभिन्न भागों में राजनीतिक संगठनों की स्थापना हुई। इसी की चरम परिणति के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो इस तरह एक अखिल भारतीय संस्था की आवश्यकता की पूर्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्ण हुई। अब बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना के वास्तविक उद्देश्य क्या थे। देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच मित्रता और संपर्क बढ़ाना, जातिगत, धर्मगत और प्रांतीय विभेदों को मिटाकर राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, जनमत को संगठित करना, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मुद्दों पर शिक्षित वर्ग को एकजुट करना, भविष्य के राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा सुनिश्चित करना, जनप्रिय मांगों का निरूपण कर उन्हें सरकार के समक्ष रखना और भारतीयों को राष्ट्रवादी राजनीति की धारा में लाना। तो ये थे कांग्रेस की स्थापना के वास्तविक उद्देश्य। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।